नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीएपीएस कार्यकर महोत्सव में प्रधानमंत्री का वर्चुअल माध्यम से संबोधन। कार्यकरों के सेवा भाव को सराहा, कहा हमारी संस्कृति में सेवा ही परम धर्म। चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र में बिखरी महाविकास अघाड़ी। सपा ने गठबंधन छोड़ने का किया ऐलान। अघाड़ी ने विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान किया वॉकआउट। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर छिड़ा घमासान। ममता बनर्जी के बाद दूसरे घटक दलों ने भी राहुल और कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल। ममता ने कमान थामने की जताई इच्छा। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। कहा वोट बैंक की खातिर अलाप रहे हैं संभल का राग। बांग्लादेशी दलितों को लेकर चुप्पी पर भी सवाल। टीबी के खिलाफ निर्णायक जंग। 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने टीबी के खिलाफ देश की बहुआयामी लड़ाई को किया रेखांकित। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस कार्यकर सुवर्ण महोत्सव को संबोधित किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। पीएम ने अपने संबोधन में बीएपीएस के लाखों कार्यकरों के सेवा भाव को सराहना की और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य कठिन परिस्थिति, इन कार्यकरों ने हमेशा परिवार भाव से सेवा की है। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव भगवान स्वामीनारायण की मानवीय शिक्षाओं का उत्सव है। ये सेवा के उन दशकों की गौरव गाथा है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाप के सेवा अभियानों को इतने करीब से देखा है। मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिला है। भूज में भूकंप से हुई तबाही के बाद के हालात हो, नरनारायण नगर गांव का पुनर्निर्माण हो, चाहे केरला की बाढ़ हो या उत्तराखंड में भूस्खलन की पीड़ा हो, या फिर हाल ही में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की आपदा, हमारे कार्यकर साथी हर जगह परिवार भाव से खड़े होते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के नागरिकों की सुरक्षित निकासी के अभियान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय कार्यकरों ने पोलैंड पहुंचने वालों की बहुत सहायता की थी। विश्व के 28 देशों में भगवान स्वामीनारायण के 1800 मंदिर, दुनिया भर में 21,000 से ज्यादा आध्यात्मिक केंद्र, सेवा के अलग अलग प्रकल्पों का काम। दुनिया जब ये देखती है तो वो इसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के दर्शन करती है। ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति के केंद्र है। कोई भी व्यक्ति जब इनसे जुड़ता है तो वो भारत के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। और पीएम ने विकसित भारत अभियान में सभी देशवासियों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बीएपीएस कार्यकरों से आह्वान किया कि हर साल किसी एक विषय को निर्धारित करके उस पर काम किया जाए। एक कॉमन पर्पस से जुड़े लाखों कार्यकर्ता देश की, समाज की बड़ी ताकत बनते हैं। और इसलिए आज जब देश
विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तब स्वाभाविक रूप से जन जन का एक साथ आना और कुछ बड़ा कर दिखाने की भावना हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो, नेचुरल फार्मिंग हो, या पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, बेटियों की शिक्षा हो, या आदिवासी कल्याण का विषय हो, देश के लोग आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए बीएपीएस कार्यकर महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। हजारों कलाकारों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियां भी महोत्सव में शरीक हुई। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जरूरतों के समय अपने सेवा भाव के लिए बीएपीएस कार्यकरों को जाना जाता है। कार्यक्रम में बीएपीएस से जुड़े हजारों लोग और कार्यकर भी शामिल हुए। और बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से महाविकास आघाड़ी अभी तक अपनी हार पचा नहीं पा रही है। नए विधायकों का आज विधानसभा में शपथ ग्रहण हुआ तो विपक्षी दलों के नेताओं ने शपथ ग्रहण का विरोध किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने विपक्षी पहल का बहिष्कार किया। अघाड़ी के नेताओं ने फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया और जिसको लेकर महायुति के नेताओं ने जमकर पलटवार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शनिवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे थे। इस बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र के शुरुआत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली। विपक्ष के वॉकआउट पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तंज कसते हुए कहा कि वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो चुनाव आयोग के सामने उन्हें जाना चाहिए। जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं। चुनाव हुआ है, लोगों ने वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। वहीं महाविकास आघाड़ी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए शनिवार को शपथ नहीं लेने का फैसला किया। हालांकि शपथ को लेकर विपक्ष में ही फूट दिखाई दी। सपा के दोनों विधायकों ने शपथ ली। समाजवादी पार्टी ने शपथ न लेने को लेकर कहा कि उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। हम सुबह सभागृह में आए, जो प्रथा परंपरा है उस हिसाब से हम बैठे। मैंने अपना क्रमांक देखा कि कब मुझे शपथ लेनी है। मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि आज हमने शपथ नहीं लेनी है। अगर महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होती, कोई चीज़ तय होती तो हम उसका पालन करते, पर क्योंकि कोई सूचना नहीं थी तो हमने प्रथा और परंपरा के हिसाब से शपथ ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महाराष्ट्र में अब सरकार का गठन भी हो चुका और आघाड़ी अपनी हार स्वीकार नहीं करती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अभी सरकार बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गए तो हार नहीं मानता है तो उसका तो मेरा पास कोई इलाज तो है नहीं। हार जीत तो जनता फैसला करता है। तो कांग्रेस हार नहीं मानता है। 99 सीट्स लेकर के पार्लियामेंट में वो सोचते हैं और कहते हैं कि वो जीत गए हैं, तो उसको हम क्या इलाज कर सकते हैं बताइए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सरकार का गठन किया है। करारी हार के बाद विपक्ष ने ईवीएम का राग छेड़ दिया है। अघाड़ी ने आज नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के समय सदन से वॉकआउट कर जनता के जनादेश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरह से ये संविधान पर भी वार माना जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में आपसी खींचतान एक बार फिर से सतह पर आ गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कही है। ममता के इस कदम का इंडी अलायंस के कुछ दलों का समर्थन मिलना भी इसमें शुरू हो गया है, तो वहीं कई सहयोगी दल असहज भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ममता की इस बात को खारिज किया है तो बीजेपी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने जो इंडी अलायंस बनाया था उसमें एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू होता दिखाई दे रहा है।
इंडी अलायंस बनने के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार चुका है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की बात कहकर न सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि गठबंधन के अंदर मची खींचतान को भी बाहर ला दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन ठीक नहीं कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी। ममता बनर्जी के इस रुख को समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो इंडी अलायंस के कई दल ममता बनर्जी के इस कदम से असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी अभी भी ममता के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, तो कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व को खारिज ही कर दिया है। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का। द इंडिया ब्लॉक पार्टीज मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट इन ईच अदर। कांग्रेस पार्टी हैज अ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी। अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे। इस मामले पर भाजपा ने भी कहा है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में हमेशा से नेतृत्व करने की होड़ रही है और ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कांग्रेस को, जनता छोड़िए इंडी अलायंस के नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बना इंडी अलायंस लगातार चुनावी हार के बाद बिखराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते देश में विपक्षी पार्टियों की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में 6,200 करोड़ से अधिक लागत की 3 नई रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया और बंग रिपोशी से बालासोर तक रेल कार्यों का जायजा लिया। शनिवार को ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पहली परियोजना बांगिरी पोसी गुरु माहिशानी नई रेल लाइन है। इसके निर्माण पर 2,549 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 86 किलोमीटर है। इससे मयूरभंज में विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत बूढ़ा मरा चाकुलिया के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर लगभग 1,639 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह परियोजना ओडिशा के मयूरभंज और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले को कवर करेगी। तीसरी परियोजना के तहत बादाम पहाड़ केंदू झारगढ़ के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। 82 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को बनाने में 2,106 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेल लाइन से मयूरभंज और क्योंझर जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कनेक्टिविटी यहाँ के सिमलीपाल जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को हेरिटेज का बायो रिजर्व है उसके लिए, और बहुत अच्छे यहाँ पे पवित्र मंदिर है, और बहुत हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए था, वैसे तीनों प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए, सैंक्शन किए, और आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका भूमि पूजन किया। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर 3 मीटर चौड़े नए फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके निर्माण की मंजूरी फरवरी 2024 में दी गई थी और महज 10 महीनों में इसे पूरा कर लिया गया। बालेश्वर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है। यह स्टेशन वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज,
एस्केलेटर, लिफ्ट, बड़ी पार्किंग, वाईफाई, अग्निशमन यंत्र, सोलर पैनल समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ दिव्यांगजनों की सुविधाओं का अलग से ध्यान रखा गया है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में संथाल समाज में प्रचलित संथाली भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले हफ्ते से दूरदर्शन पर सप्ताह में एक दिन संथाली भाषा में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। संथाली भाषा संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा है। ये भारत के कई राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, बंगाल में बोली जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए दूरदर्शन में हफ्ते में, वीक में एक बार संथाली भाषा में न्यूज़ का कार्यक्रम अगले हफ्ते से आरंभ होगा, जो कि बहुत बड़ा एक लंबे समय से आदिवासी भाषा को, संथाली भाषा को एक समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा के लिए ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद भी भाजपा विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा करने में सफल नहीं रही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार भाजपा ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना सहित कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कल से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने जा रही है। ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों, उससे बहुत परेशान हैं। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं
और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पे चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पे ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। राजधानी नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम और दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के जरिए दोनों ही संगठनों का समाज के पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदायों का वित्तीय समावेशन लक्ष्य है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले और NMDFC की CMD डॉक्टर आभा रानी सिंह मौजूद रहे। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। मैं मानता हूं कि ये डिक्की और NMDFC के बीच में जो MOU साइन हुआ है ये बहुत बड़ा पहल है और मोदी जी का जो एक साथ रहने का, हम लोग एकजुट रह करके रहने का जो नारा लगाया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारा को आगे ले जाने का ये बहुत अच्छा पहल है। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा विकास योजनाएं हैं। अल्पसंख्यक के लिए जो काम भारत सरकार जो करते हैं और अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से जो काम होते हैं, किसी देश में उसका बराबर कहीं काम नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि भारत देश में यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोल के नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी लोगों के लिए तो स्पेशल यहाँ ध्यान दिया जाता है। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के EVM को लेकर आरोपों पर किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस यदि चुनाव नतीजों को मानना ही नहीं चाहती तो कोई क्या कर सकता है। सरकार बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गई तो हार नहीं मानता है तो उसका तो मेरा पास कोई इलाज तो है ही नहीं। हार जीत तो जनता फैसला करता है, तो कांग्रेस हार नहीं मानता है। 99 सीट्स लेकर के पार्लियामेंट में सोचते हैं और कहते हैं कि वो जीत गई है, तो उसको हम क्या इलाज कर सकते हैं बताइए। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी समृद्धि के 8 रूप कहा जाता है, जो भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजन में पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इस भव्य आयोजन देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है और उत्तर पूर्व भारत की बेहद खूबसूरत झलक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उत्तर पूर्व भारत के जीवंत रंगों और गतिशील संगीत से गूंज उठा है दिल्ली का भारत मंडपम, जहां आयोजन किया जा रहा है पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को प्रदर्शित किया गया है। 3 दिवसीय महोत्सव क्षेत्र के जीवंत कपड़ा उद्योग, कारीगरी और GI उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच प्रदान कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी GI प्रोडक्ट तो हैं, बट वो फाइल्ड हैं या भी रजिस्टर नहीं हुए। रजिस्टर करने से क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका देश और प्रदेश दोनों में वैल्यू बढ़ता है। उसके वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, जो लोग काम करते हैं उनके इनकम में बढ़ोतरी होती है। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर के कारीगरों और खरीदारों के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। ये निवेशकों को कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों और उद्यमियों से मिलने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये जो स्टॉल देख रहे हैं आप, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटर है, ये फैब्रिक एरी है और जो मोटिव्स है वो हमारा असमीज ट्रेडिशनल मोटिव्स है। एंड हमारा मेन मोटिव टू प्रमोट एरी एंड द डिज़ाइंस ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट। ये मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं असम का, तो ये ट्रेडिशनल कलर से किया जाता है इस पेंटिंग को, और ये आपका पैर की छाल में किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के उत्पाद आज दुनिया के हर बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में मिलने वाला मोगा और एरी सिल्क कैसे बनाया जाता है, ये भी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है।
मोगा सिल्क, इसका जीआई भी मिला हुआ है और ये आसाम में सिर्फ, पूरे दुनिया में सिर्फ आसाम में ही बनता है। इसका प्रोसेस शुरू होता है, ये बेसिकली वाइल्ड सिल्क है, ये बनिया सिल्क बोलते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है, ये पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। ये आपका जो बटरफ्लाई है, ये कोकन से बटरफ्लाई बनने के बाद इसका जो एग्स हैं, एग से हमारा ये कैटरपिलर निकलते हैं। हम लोग का लोकल रैपर ना गल्ला, इसे गल्ला कहते हैं, और ये भी दिस वन ऑल्सो गल्ला, और ये कोड है जो हम लोग का लोकल हैंडमेड है। यकीनन ये महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी के उद्यमशीलता, क्षमता और वैश्विक पहुंच के माध्यम से क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण का परिणाम है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 128 रन बना लिए हैं। भारत अब भी 29 रन पीछे है और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 337 रन बनाकर आउट हुई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 157 रनों की बढ़त हासिल की है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 140 रन बनाए, वहीं मार्नस लाबुशेन ने 64 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लिए। भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे। भारत टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। सतीश कुमार करुणाकरन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत के साथ ही गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में सतीश का सामना चीन के वांग झेंग से होगा। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली है। महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में अनमोल खरब ने अपने हम वतन खिलाड़ी मानसी सिंह को हराया। खिताबी मैच में अनमोल का सामना चीन की येन येन काई के साथ होगा। भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स में प्रवेश कर लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को 21-14, 21-14 से हराया। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।